क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कैसे अंग्रेजी कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी और वो अपना साम्राज्य बना ले गया। तो वो ऐसे हुआ कि जिस समय मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, उस समय मुगल बादशाह यहाँ सबसे अंतिम शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था। ठीक, औरंगजेब के नीति के कारण ही मुगल साम्राज्य का नींव कमज़ोर पड़ गया और उनके साथ आने वाले राजाओं में कोई भी इतने उनके बाद उन्हीं के मुगल में आने वाले कोई भी राजा इतना ताकतवर नहीं था कि पूरा मुगल साम्राज्य जिसपे अधिकतर भारत पे कब्जा था वो उस राज्य को संभाल सके। इसमें भी वही बात लिखा, मुगल बादशाह में औरंगजेब जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय भारत में मुगलों का शासन था। उस समय आखिरी में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगे, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। देखो, इस डायग्राम के सहारे ये लिखी हुई बात को समझना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, औरंगजेब जो आखिरी शक्तिशाली बादशाह था 1707 में मृत्यु हो गया। और मृत्यु के बाद क्या हुआ, जिस पूरा भारत साम्राज्य में जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद कोई मतलब शक्तिशाली अगर पीएम नहीं रहा तो कोई क्षेत्रीय फिर से उभरेगा। उसी तरह जब आखिरी शक्तिशाली पूरा भारत पे कब्जा जो बनाए हुए थे मुगल बादशाह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो जो मुगल के अंदर जो सूबेदार लोग था, चाहे बड़ा बड़ा जमींदार था, अपना ताकत दिखाने लगा। और इस ताकत दिखाने का परिणाम क्या हुआ, वो अपने क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगा। जैसे अब भारत में कितना राज्य है, 28 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अगर मान लो कि अगर उसमें से अगर केंद्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कमज़ोर हो जाता है, उतना मजबूत मतलब शासक नहीं रहा, तो क्या होगा, क्षेत्रीय जैसे पंजाब अलग मांग करने लगेगा, दिल्ली अलग, पंजाब अलग, केरल अलग अपना राज्य बनाकर देश बनाने का मांग करने लगेगा। तो उसी तरह क्षेत्रीय ताकत अब कोई है ही नहीं मुगल बादशाह उतना मजबूत जो पूरा साम्राज्य को संभाल कर रख सके, एक बांध कर रख सके। तो अब क्या हुआ कि मुगल सूबेदार बड़े बड़े जमींदार अपना ताकत दिखाने लगा और अपना अलग राज्य बना लिया, क्षेत्र बना लिया। यहाँ तो वही ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। और इससे आगे देखें तो दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। अब आगे बढ़े तो मुगल बादशाह का प्रतीक के रूप में लोगों के बीच में महत्व बना हुआ था। प्रतीक कहने का मतलब, भले ही मुगल सम्राट उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन प्रतीक लोग के बीच में भी अभी मुगल साम्राज्य के लिए मान सम्मान वही बना हुआ था। ठीक, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बीच में अंग्रेज आए और मुगल बादशाह क्षेत्रीय राज बना और मुगल बादशाह को धीरे धीरे हराए। पहले क्षेत्रीय राज्य से जा मिले, कोई क्षेत्रीय राज्य से जाकर मिलकर दूसरे क्षेत्रीय राज्य को हराए, फिर धीरे धीरे मुगल बादशाह को हराए। और अंग्रेज क्या होगा, पूरे भारत साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद आगे देखें तो 1857 में सभी राजाओं ने मिलकर विद्रोह किया था। तो जब मिलकर अंग्रेज का विद्रोह किया था, जिस समय विद्रोह किया था उस समय मुगल बादशाह कौन था, 1857 के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ठीक है, फोटो में यही बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर
ठीक। ये कैप्टन हडसन द्वारा 1857, ये कैप्टन हडसन है। ये कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। और औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह का महत्व बना हुआ था। ये 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय तो कोई नेता था नहीं केंद्र में पूरा जो, तो लेकिन वहाँ का जो विद्रोह शुरू हुआ तो वहाँ का जो विद्रोही सब था, ये मुगल उस समय जो मुगल बादशाह था उसी को अपना नेता बादशाह बहादुर शाह जफर उसी को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनको बेटे को जफर के सामने ही इनके बेटों को बहादुर शाह जफर के सामने ही मार दिया। यहाँ देखिए ये भारत है, ये वाला हिस्सा भारत है। ठीक। अब 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डिगामा ने, अब पहले ये भारत और ये यूरोप इसके बीच में व्यापार होता था, लेकिन ये यहाँ जब रोमन साम्राज्य जब आया बीच में तो और इस मतलब व्यापार को रोक दी, बीच में ये क्या किया कि किसी कारणवश रोक दिया, तो मतलब थोड़ा विवाद हो गया, बहुत टैक्स लेने लगा, जिसके कारण ये पहले कोलंबस निकला था भारत का खोज करने, लेकिन उसको लगा कि पृथ्वी गोल है तो इस छोर से छोर तुरंत चले जाएंगे तो मिल जाएगा, वो उधर निकल गया तो कोलंबस को क्या ये अमेरिका का खोज कर लिया। ठीक। और फिर बाद में एक पुर्तगाली आया वास्को डिगामा, ये रास्ते से आते आते केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आते आते ये मुंबई पहुंचा है। यहाँ जमोरिन राजा था, यहाँ पहुंचा और यहाँ भारत पहुंचा और इस तरह से ये समुद्री रास्ता का खोज हुआ। ठीक। अब ये बात चल रहा पूरा में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो ये ब्रिटेन की, मतलब अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटेन इंग्लिशमैन। ठीक। अब यूरोप से आ रहे हैं तो यूरोप में यहाँ सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है, बहुत सारा देश है, फ्रांस है, डच है, स्पेन है, पुर्तगाल है, सब है। तो अब ये 1600 ईस्वी का बात है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी थी कौन, एलिजाबेथ प्रथम। वो एक चार्टर जारी करती है, चार्टर मतलब इजाज़त देती है कि पूरे ब्रिटेन से, जैसे पूरे भारत हो गया था, भारत के बगल में क्या है, चीन भी है और रूस, ऊपर देखे तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है। उसी तरह अगर सिर्फ ब्रिटेन को देखे तो ब्रिटेन में उस समय रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वो इजाज़तनामा दी, वो क्या बोली जाकर कि जाओ व्यापार करो। व्यापार करने के लिए सिर्फ एक ही कंपनी है पूरे ब्रिटेन में, एक ही कंपनी को एकाधिकार दी कि उधर पूर्व जाकर सिर्फ यही कंपनी वहाँ से सामान ला सकता है और यहाँ बेच सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक ही आदमी होगा उस चीज़ को बेचने वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। ऑब्वियस है कि बाज़ार में कोई है ही नहीं, तो 100 रुपये का सामान लाए और 300 में बेच ले, 400 में बेच ले, चाहे 500 में बेच ले, इस टाइप से 100 रुपये का सामान लाए 500 में बेच ले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर बेचेगा। अगर उसने वहीं 10 आदमी रहेगा तो 100 रुपये का सामान मार्केट में हो सके 150 में बिके। ठीक। तो कम कम मुनाफा पर बिके। तो एक ही जो कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी इस रास्ता से जब तक आता तो वो पाया कि पहले से यहाँ पुर्तगाली उपस्थित है, गोवा में अपना ठिकाना बना चुका है। ठीक। और उसके बाद पुर्तगाली के साथ साथ जैसे भारत के बगल में श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हो गया, इसी तरह ब्रिटेन के आसपास में यूरोप में ही बहुत सारा देश था, पुर्तगाल हो गया और क्या क्या, और देखे तो फ्रांस हो गया और डच, ये सब इस पे एक एक कर कर आने लगे। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ब्रिटेन में ही ना अपने एक को दिया, बाकी बात और देश के फ्रांस के भी कंपनी, व्यापारी कंपनी सब आने लगा इस पे, और वहाँ से सामान ले जाकर यूरोप के बाज़ार में बहुत महंगे महंगे दाम पर बेचा करते थे। खासकर सबसे ज़्यादा जो मांग था वो था सूती कपड़ा का, वो था रेशम, सूती कपड़ा और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी।
काली मिर्च का, लौंग का, इलायची का, दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग था। ठीक। अब हुआ क्या कि पहले सिर्फ एक ही दो कंपनी था, धीरे धीरे यहाँ चार पांच कंपनी आ गया। तो अब यूरोप के बाजार में ये चार पांच कंपनी सामान पहुंचने लगा, जिससे क्या हुआ कि चीज़ों का दाम गिरने लगा। तो अब ये कंपनी चार पांच कंपनी अब था। अब सोचा क्यों ना हम मतलब अपना इस पे अधिकार या दबदबा बनाए इस क्षेत्र पे, बाकी कंपनी को यहाँ से साइड कर दे, कि इस बाज़ार से मतलब इतना भारत के बाज़ार से सिर्फ हमें सामान खरीदे और बाकी को साइड कर दे, बाकी कंपनी नहीं खरीद पाए और हम महंगे से महंगे दाम में खूब से खूब मुनाफा कमाएं। तो इसके लिए आपस में एक एक करके सारे कंपनी लड़ने लगे, अंग्रेज एक एक करके सारे कंपनी से लड़ने लगे। ठीक। यही प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए। और वो कैसे लड़ते थे? वो ऐसे लड़ते थे कि वो किसी को कभी जहाज़ें डुबा देता था। ठीक। और रास्ता में रुकावट कहीं खड़ा कर देता था, माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देता था। यह व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था, व्यापारों की और हथियारों की मदद से चल रहा था। ठीक। और आइए देखिए, व्यापारिक चौकियों को किलाबंद के जरिए सुरक्षित व्यापारिक चौकियों को किलाबंद के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। देखिए कि बस्तियों को किलाबंद करने, व्यापार में मुनाफा कमाने के इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। यानी जो कंपनी जो था, व्यापार तो करता ही था, व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो अपने प्रतिद्वंदी को तो साइड करना चाहा ही, और यहाँ के शासक से भी टक्कर लेने लगा। यहाँ का शासक से लड़ने लगा कि टैक्स नहीं देंगे तो ये नहीं करेंगे, और मतलब बहुत सारा चीज़ है जिसके कारण ये टकराव होने लगा यहाँ के शासक के साथ कंपनी का। अब देखते आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहाँ? बंगाल में व्यापार शुरू कौन करता है? ईस्ट इंडिया का। पहला इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहला इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुआ? 1651 में हुगली नदी, बंगाल के हुगली नदी के किनारे। कंपनी यहीं से व्यापार अपना चलाते थे। ठीक। और व्यापारी उस जमाने में फैक्टर, हाँ, व्यापारी को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारी को उस जमाने में क्या कहा जाता था? कुछ ने पूछ लेगा, फैक्टर कहा जाता था। ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ये ऐसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे कब शुरू हुई थी? 1651 में। किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे, बंगाल में। ठीक। अच्छा, इस फैक्ट्री में व्यापारी को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर, जैसे हम लोग हाउस में रहते तो उसको घर कहते हैं, तो फैक्ट्री का जो सामान जहाँ रखा जाता था, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया, यहाँ से खरीद कर कहीं जमा करता था फैक्ट्री के, हाँ, तो लोग तो उसको वेयर हाउस कहते हैं। हम लोग जिस घर में रहते हैं हाउस, लेकिन जिस घर में जहाँ सारा सामान खरीदा कर जमा होता है, वहाँ से विदेश अंग्रेज के पास जाएगा, उस हाउस को क्या कहते थे? वेयर हाउस। ठीक। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। यहीं पे उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार क्यों फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किले बना दिया। 1696 आते आते कंपनी ने क्या किया? इस के चारों तरफ एक किले बनाना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव का जमींदारी भी कर ली। 1696 तक क्या हुआ? कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ क्या किया? किला बनाना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं, ये फोटो में बियर हाउस है, इसमें सामान अपना रखता होगा। ये सब सामान इकट्ठा कर यहाँ लाता था नदी के किनारे, और यहीं से अपना देश अंग्रेज ले जाता था बेचने के लिए। 2 साल बाद मुगल अफसरों के रिश्वत देकर 3 गांव का जमींदारी भी खरीद लिया। देखो कितना होशियार है, 3 गांव का जमींदारी भी खरीद लिया मुगल अफसरों को रिश्वत देकर। उसमें से एक गांव कालीकट था, कालीकट सुल्तानाती, और एक और था
कैली, ये सब जाकर बाद में मिलाकर कलकत्ता बना। वही कलकत्ता जो हम आज देखते थे पहले, कालीकट और सुल्तानाती एक और था, ये तीनों गांव मिलकर कलकत्ता बना। ठीक है। अब 1717 में एक कमज़ोर मुगल बादशाह, बहुत कमज़ोर, फारूक सियार जिसे घृणितकार भी कहते हैं, ये क्या किया, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, औरंगजेब नहीं, फारूक सियार क्या किया, कर मुक्त व्यापार दस्तक दे दिया कि बिना कर चुकाए, बिना टैक्स दिए ही तुम व्यापार करो। इससे क्या हुआ कि बंगाल में जो था कर मिलता नहीं था, तो राजस्व न मिलने के कारण वो क्या मतलब अब राज चलेगा कैसे जब राजस्व कर ही नहीं मिलेगा, तो नुकसान में चल जाने लगा। इस फरमान के कारण, फरमान एक शाही आदेश होता है जो राजा द्वारा दिया जाता है, तो वहाँ मुगल बादशाह फारूक सियार जो कमज़ोर था, तो उस जब कमज़ोर था, कुछ नहीं करता था, उस समय ले लिया कर मुक्त व्यापार, बिना कर दिए हुए व्यापार करना दस्तक, ठीक, बिना शुल्क चुकाए हुए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया। ठीक। अब इससे हुआ क्या कि बंगाल में राजस्व कम मिलने लगा। अब राजस्व कम मिलेगा तो कैसे फिर राज्य का विकास किया जाएगा, राज्य चलेगा और उसका विकास करेंगे। तो ये फारूक सियार के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, सिर्फ कंपनी कर सकता था। लेकिन कंपनी क्या किया, इस दस्तक का उपयोग अपने प्राइवेट दोस्त को भी देने लगा कि हाँ कोई हाँ तुम भी शुल्क मुक्त व्यापार मतलब बेचने लगा इस दस्तक को, और वो रुपया कमाने लगा कंपनी इस दस्तक को बेचकर। ठीक। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होगी। हाँ, अब ऑब्वियस है कि कर नहीं देगा तो क्या होगा, राजस्व मिलवे नहीं करेगा, टैक्स मिलवे नहीं करेगा। तो ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध करने लगा इसका। बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान क्या करने लगा, विरोध करने लगा कि कर नहीं देगा तो कैसे। एक फोटो है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हम लोग स्थानीय नौका से सामान लाकर यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे ये लोग मतलब स्थानीय नौका से सामान लाकर, जहाज़ों से सामान लाकर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक। और फिर अपने देश में भेजेंगे वो अंग्रेज लोग बेचने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। ठीक। यहाँ से कोई चीज़ भेजते हैं वो निर्यात, ठीक, और बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो आयात। अब हम लोग देखेंगे कि व्यापार से युद्ध कैसे आया था। अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने, लेकिन वो युद्ध कर कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। युद्ध में, व्यापार से युद्ध में कैसे परिवर्तित हुआ। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी बंगाल के नवाबों से टकराव काफ़ी बढ़ गया। इधर कंपनी और उधर बंगाल के नवाब, दोनों के बीच में क्या हुआ, टकराव बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगजेब क्या, हाँ, औरंगजेब एक मुगल शासक था जो कि खूब मजबूत था। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, बंगाल के नवाब अपने ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत की स्थिति भी ऐसी ही थी। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत की स्थिति भी ऐसी ही थी। आगे देखें तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। हाँ, अब जब जिस समय मुगल बादशाह था उस समय मतलब जैसे अभी देखा जाए केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी है, ये तो यहाँ बिहार में देखा जाए तो कैसे हो गया, बिहार का नीतीश कुमार सीएम हो गए। तो उसी तरह उस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खान जो कि मजबूत थे, और अलीवर्दी खान, उसके बाद अलीवर्दी खान भी ठीक मजबूत थे, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी क्या थे, शक्तिशाली शासक थे, मतलब राजा बनने योग्य, शासक बनने योग्य योग्यता था। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। कंपनी को क्या किया, रियायतें मतलब छूट देने से मना, मतलब कि टैक्स जो फारूक सियार उसको दिया था फ्री में करे, तो वो मना कर दिया कि नहीं, इससे राजस्व नहीं मिलेगा तो कैसे राज्य चलेगा। अधिकार देने से क्या, अब व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने टैक्स मांगने, अधिकार ठीक है तुम व्यापार करो लेकिन तुम हमको टैक्स दो, नजराने मांगने लगे। और सिक्का ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक। और उसकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोका, जो किलाबंदी बढ़ा रहा था उसको भी, उस पर भी रोक लगा दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा कि कंपनी पे को बोला गया कि तुम धोखाधड़ी करते हो, आरोप लगाएगा। और बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होते जा रही थी, जिससे नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रहे थे। कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं था, दूसरी ओर कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं था। उस कंपनी के अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठी लिखा और नवाबों व उनके अधिकारियों
को अपमानित करने का प्रयास किया, नवाबों को और उसके अधिकारियों को अपमानित करने का क्या किया, प्रयास किया। अब आगे वहीं देखते हैं, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी का क्या कहना था, स्थानीय निजी अधिकारियों के बेतुकी मांगों की से कंपनी का क्या हो रहा है, व्यापार तबाह हो रहा है, कि ये टैक्स बेतुकी मांगे हैं, कंपनी का फालतू का मांग है, ये इस सब का कोई तुक नहीं बनता, जबकि तुक था। बिना टैक्स का कैसे व्यापार राज्य चलेगा, राज्य का प्रशासन चलेगा। इधर इसका कहना था, कंपनी का कहना, व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले, टैक्स हटा ले। अब कंपनी को भी इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किले को पुनर्निर्माण करना होगा। ठीक, अब ये इसका अलग डिमांड था, उसका नवाब का अलग डिमांड था। नवाब का डिमांड था कि हम टैक्स हम लेंगे ही, इसका डिमांड था हम टैक्स नहीं देंगे, अब मेरा व्यापार कैसे फले फूलेगा, अधिक कर देंगे तो। और इसी के टकराव के कारण क्या होगा, दिनों दिन गंभीर होता गया, और इन टकरावों के कारण क्या हुआ, प्लास्टिक के युद्ध हुआ। मुर्शिद कुली खां भी मजबूत था, और उसके बाद अगला शासक बंगाल का अलीवर्दी खां 1756 में क्या हुआ, मृत्यु हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला उसका अगला शासक बना, बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला भी थोड़ा ठीक शासक था, ठीक, उससे भी उसके ताकत से भी काफ़ी भय था, सिराजुद्दौला के ताकत का भय था। अब कंपनी चाहता था कि सिराजुद्दौला भी मतलब टैक्स लगा कर ही रखेगा, मतलब हमारे व्यापार को फलने फूलने नहीं देगा, तो क्यों ना हम एक ऐसा कठपुतली नवाब को चुने कि जो हमारे हिसाब से काम करने दे हमको, मतलब टैक्स नहीं देना पड़े। ठीक, तो कठपुतली होता है, ये मजाक के सेंस में नहीं कहा जाता है कि तुम उसके कठपुतली हो, उसके इशारे पे चलते हो, यही बात इसमें लिखा हुआ। कठपुतली का मतलब जिसमें एक खिलौना होता है, जिसके आप धागे से सहारे अपने हिसाब से उस खिलौना को नचाते हुए कठपुतली, उसी को कठपुतली। अब आगे देखें तो सिराजुद्दौला की जगह कंपनी ने एक ऐसे कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी ने दिमाग लगाया कि सिराजुद्दौला को के प्रतिद्वंदी में से सिराजुद्दौला के जो बंगाल में प्रतिद्वंदी करने का मतलब विरोधी, मतलब जो खुद राजा बनना चाहता है, तो सिराजुद्दौला को हटाकर उसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली थी। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। सिराजुद्दौला समझदार था, उसने जवाब दिया है कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। ये अभी सिराजुद्दौला तुरंत नवाब बना हुआ है। ध्यान देने वाला बात ये है, अलीवर्दी खां 1756 में मरा, सिराजुद्दौला तुरंत नवाब बना। साहसी है, लेकिन इसके पास अभी अनुभव का कमी है, तुरंत बना है। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य की राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलाबंदी रोक और बाकायदा राजस्व चुकाए, किलाबंदी बनाना बंद कर दे और राजस्व भी चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। ठीक, जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या किया, हमला बोल दिया। अब नवाब की फौज ने कंपनी की अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। नवाब की फौजों ने कंपनी की अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। नवाब की फौज ने क्या किया, कंपनी के अफसरों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। साहसी तो था ही, क्या किया, तो हमला बोल दिया अंग्रेज के ऊपर, और ये 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर क्या किया, हमला बोल दिया और कब्जा में ले लिया। ठीक, नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर भी ताला डाल दिया और अंग्रेजों का हथियार छीन लिया, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब के कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। इसके बाद क्या किया कि नवाब ने क्या किया, कलकत्ता में भी जहाँ उसका किला था अंग्रेज का, उधर रुख किया। ठीक, और कलकत्ता हाथ से निकल गया। इसी तरह कलकत्ता पे भी कब्जा कर लिया सिराजुद्दौला। कलकत्ता हाथ से निकल जाने की खबर जैसे अंग्रेज को मालूम हुआ, बाहर बैठे अंग्रेज को मालूम हुआ, ठीक, तो मद्रास में एक अच्छा तैनाती कंपनी के अच्छा अफसर थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक,
मद्रास में से क्या किया, वो रवाना कर दिया सेना, बहुत सारे सेनाओं के साथ कि रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व संभालने के लिए बंगाल भेज दिया गया कि जाकर वहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा है। ठीक। इसी तरह हम आगे बढ़े तो महानाले का यहाँ देखो कि इस सेना को नौसैनिक की बड़े मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय से सौदाबाजी के चली और ये रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत मतलब तेज तर्रार था, क्लर्क से गवर्नर तक बना, मतलब बहुत तेज तर्रार माइंड का था। और इसके हाथ में कमान आया अंग्रेज की ओर से लड़ने का। अब मद्रास से आया था ये, अंग्रेज सब जगह था ना, बंगाल में तब तक मद्रास में थे, ये मद्रास से जब सेना लेकर आया इधर, तो इसने सबसे क्या किया, पहले क्या किया, पता किया कि उसके घर में विभीषण कौन है। मतलब विभीषण कहने का मतलब जो उस फोड़ कर उसको अपने पक्ष में मिला लिया जाए और युद्ध किया जाए। तो देखा पाया कि उसके मतलब मीर जाफर चाह रहा है, उसका सेनापति ही सिराजुद्दौला के सेनापति को बोला कि हम तुम्ही को नवाब बना देंगे, सिराजुद्दौला योग्य नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ, उसने मीर जाफर को क्या किया, मीर जाफर को अपने ओर मिला लिया। और मिला लिया इस तरह से सिराजुद्दौला के जब लड़ाई हुआ अंग्रेज में और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब में, तो ये सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिया। कौन, उसका सेनापति ही मीर जाफर ने। उसी को उल्टा सीधा बोल कर कि युद्ध से बाहर निकलवा दिया। मीर जाफर अपने बेटा से सिराजुद्दौला की हत्या करवा दिया। और ठीक, और इस तरह से क्या हुआ, कौन राजा बन गया, अब बंगाल में ये पलासी में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, मतलब अंग्रेज जीत गए। और मीर जाफर को कठपुतली की तरह नवाब बना दिया, जो कि अंग्रेज के इशारे पे नाचने लगे। ये देखो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लोग कितना अच्छा से बैठक कर रहा है, इस फोटो में साफ साफ दिखाया गया है। ये कौन कौन जगह है, तो लेडन हॉल स्ट्रीट कहाँ है, तो ये महान्याय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडन हॉल स्ट्रीट। ये महान्याय कक्ष, मतलब देख रहा है कितना सिस्टम से ये अंग्रेज लोग चल रहा है, प्लानिंग के साथ। ठीक, लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। एक लंदन में है ये, लंदन में कहाँ है, तो लंदन में, लंदन का ब्रिटेन का राजधानी। जिस तरह भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसी तरह ब्रिटेन की राजधानी लंदन में क्या था, लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में न्यायालय कक्ष था, पूरा डिस्कशन होता था। तब तो ये लोग जीता, अंग्रेज लोग। अब हम लोग ये एक संपन्नता का आश्वासन, जैसे ये जीता, कौन जीता, रॉबर्ट क्लाइव, तो वो उस समय अपने विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखा है, कैसे यहाँ संपन्नता है। ठीक है, यहाँ ब्रिटेन से तो कई गुना ज़्यादा सबके पास संपत्ति है। ठीक, यही सब बातें इसमें। अब आगे देखते हैं। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। सीधे सीधे संपूर्ण राज्य पे पहले कब्जा में लेना, मतलब सबसे पहले बड़ी जीत थी। ठीक, प्लासी के जंग में क्या हुआ, सिराजुद्दौला को मारकर उसके जगह पे मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया गया। अब कठपुतली नवाब मतलब अंग्रेज के इशारे पे नाच रहा था। जब उसको रुपया का जरूरत हो रहा था तब मिल रहा था, सब चीज़ मिल रहा था अंग्रेज को, और छूट भी मिल रहा था। लेकिन अब कठपुतली नवाब को भी तो प्रजा के सामने अपने इज्जत की और संप्रभुता को दिखाना पड़ता है, समान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता है। तो फिर उस इस स्थिति में उसका भी मतलब अंदर का ये जगह, कठपुतली नवाब जो बना था अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज के बल पे मीर जाफर। ठीक, मीर फिर तो अंत में आकर मीर जाफर ने क्या किया, कंपनी का विरोध किया। तो उस फिर जब विरोध किया तो अब ये अंग्रेज उसको क्या किया, उसको मीर जाफर को हटाकर कठपुतली नवाब दूसरे मीर कासिम को बनाने का प्रयास किया। और मीर कासिम और होशियार निकला मीर जाफर से भी ज़्यादा। वो ये और ज़्यादा मतलब अपना राजधानी ही बदल दिया, अपना सिक्का ढालने लगा, अपना सब चीज़ लगाने लगा, अपना सैनिक खड़ा करने लगा। तो और इसी कारण उससे 1764 में क्या हुआ, मीर कासिम से बक्सर का लड़ाई फिर हो गया इसी बात को लेकर। बक्सर की लड़ाई में 3 आदमी था। ठीक, 3 राजाओं को पराजित कर दिया। तो ये कंपनी की और भारी भरकम जीत हो गई। इसका तो क्लियर ही हो गया कि मतलब अब पूरे भारत में अंग्रेज का शासन चलेगा, बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में। ठीक,
अब अब जब ये बक्सर की लड़ाई के बाद देखा कि अब कठपुतली नवाब को भी बनाने का कोई फायदा नहीं, ये भी अपना न कभी हरकत शुरू कर ही देता है 2 4 5 साल बाद। तो वो सोचा कि अब अपने हाथ में ही शासन रख लिया जाए, खुद ही नवाब क्यों नहीं, कठपुतली नवाब के साथ अपने खराबे अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनाने पड़ेंगे। और 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी से ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। मुगल सम्राट को ही कंपनी का बंगाल प्रांत का, पूरे बंगाल का क्या कर दिया, दीवान मतलब कर उसीलने वाला नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी बंगाल का विशाल, जैसे दीवानी मिला मतलब कर उसीलने का अधिकार मिला, तो पूरे बंगाल पे विशाल विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। पूरे बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी के एक पुरानी समस्या का हल हो गया। इस तरह कंपनी का क्या हो गया, पुरानी समस्या का हल हो गया। कंपनी का समस्या ही यही था कि किसी तरह से टैक्स फ्री हो जाए, तो यहाँ तो टैक्स फ्री हो ही गया, ऊपर से टैक्स वसूलने का भी अधिक मिल गया, राइट किसको, कंपनी को ही। अब ये कंपनी क्या करता था, टैक्स फ्री में व्यापार करता था और ये टैक्स वसूलता था। और जैसे दीवानी मिला टैक्स, तो इसी टैक्स पैसे से अब उसको सोना बिहार मतलब ब्रिटेन से मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं था। अब सोना जब मंगवाता ही नहीं था, तो यही पैसा से राजस्व वसूलता था और इसी से अपना सामान खरीदता था, बेच लेता था, और अपना जो फौज लाया था, चाहे अपना जो दफ्तर में कलकत्ता के किले में दफ्तर में निर्माण के लगा था, वो इसी पैसा से, दीवानी के पैसे से, मतलब दीवानी बेसिकली राजस्व टैक्स कलेक्ट करना। पूरा बंगाल बहुत बड़ा राज्य था उस समय, सबसे आमदनी बंगाल में ही होता था, और वहीं को इसको दीवानी मिल गया, कर वसूलने का अधिकार। और कर वसूल के कितना घोपला किया, कितना क्या किया, उसी से अपना सारा खर्चा उठा लिया और बचा भी लिया, ब्रिटेन से कुछ मंगाया नहीं। और इस तरह जो सोना जो ब्रिटेन से यहाँ आता था वो रुक गया। अब धारा दिशा उल्टा बहने लगा, अब यहीं से सोना जाने लगा ब्रिटेन। रुपया लूट आमदनी के थ्रू, चाहे जैसे भी हो, सम वस्तु के थ्रू, आमदनी के थ्रू, यहाँ आप क्योंकि अब अंग्रेज का ही शासन हो गया था, तो यहाँ से सब चीज़ लूट लूट कर धीरे धीरे क्या ब्रिटेन भेजने लगा, निचोड़ कर। अब देखो नवाब कैसे शिकायत कर रहा है। 1773 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा कि उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दे, फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दे। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। वो ज़मीन मिला तो उस पर क्या बना लिया, किला बना लिया। अब इस किले के चारों तरफ गड्ढा बना लिया जो कि नदी से जुड़ता है। अब बड़ी बड़ी किले की दीवारों पर उसने तोप तैनात कर दिया। उन्होंने बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया, और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं, और वो असंख्य औरतें और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी के जो अफसर था, अब नवाब खत्म, अब कंपनी के अफसर ही नवाब हो गया सब। ठीक। प्लास प्लासी की युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था, कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पे जमीन और बहुत सारा पैसा दे। अब तुम युद्ध में हारे हो तो हमको तोहफा दो, हर जना भरो, तोहफा के रूप में क्या दो, जमीन दो, और की दो, क्या दो, तो बहुत सारा पैसा दो। ठीक। अब उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव जो था, ठीक, वो बेहिसाब दौलत जमा कर लिया, मतलब इतना कि कुछ कहना ही नहीं, बहुत ज़्यादा दौलत जमा कर लिया। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, तो उस समय उसका उम्र 18 साल की उम्र में वो ब्रिटेन से आया था। ठीक। और 2 बार गवर्नर बनने के बाद वो जब भारत, हाँ, हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत करीब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,01,102 पाउंड उस जमाने में था। अभी पाउंड को रुपया से गुना करे तो समझो इसमें 90 या 100 गुने 100 कर दो,
इतना रुपया उसके पास उस जमाने में था। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश सांसद जबकि इस क्लाइव को ही सौंपा गया था कि कंपनी के भीतर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको खत्म करो, लेकिन ये यहाँ आकर खुद ही भ्रष्टाचार करने लगा। 4,01,102 कमा लिया, ठीक। और इसके ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर अपने सफाई भी देना पड़ा ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद जहाँ लगता है, जिस तरह भी भारत का संसद दिल्ली में लगता है ना, उसी तरह ब्रिटिश संसद में जाकर इसके ऊपर जो भ्रष्टाचार लगा उसके सफाई में देना पड़ा, कुछ बोलना पड़ा। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति का स्रोत संदेहास्पद लग रहा था, उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, भ्रष्टाचार आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर लिया है। ठीक, कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इतना उल्टा पुल्टा करेगा तो भाई यही सब होगा। अब कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं, कंपनी के बहुत सारे अफसर भी थे तो वो क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही क्या हुआ, मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा इन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा, और सभी को उसमें सब अफसर भ्रष्ट बेईमान थोड़ी होगा, कुछ ईमानदार भी होंगे। उनमें से बहुत सारा अफसर साधारण परिवार से आए थे। साधारण परिवार से उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे। यहाँ पैसा कमाए, ब्रिटेन लौटकर आराम का ज़िंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें न तो वहाँ आलीशान जीवन जिए। जो जीते जी धन वापस कमा कर लौट कर चले गए, वो आलीशान जीवन जिए। वहाँ आज भी मतलब लोग इसी तरह दुबई जाता है, खूब रुपया कमा कर लौटता है, मतलब विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, वहाँ से कमा कर यहाँ लौटते हैं, आलीशान जीवन जीते। उसी तरह यहाँ से बहुत सारा लूट खसोट कमा कर जो गया, जो कमा कर यहाँ से बहुत सारे गए, वहाँ लौट गया धन इकट्ठा कर कर, मतलब होश संभाल कर वो अच्छा जीवन जिए। और जो नहीं यहाँ दे, उन्होंने वहाँ के लोगों को, हाँ, जो आलीशान जीवन वहाँ जी रहा था, वहाँ के लोगों को नवाब कहते थे। उन्हें वहाँ के लोग, ब्रिटेन के लोग इसे नवाब कहते थे। ये नवाब, हाँ, यह भारतीय सब नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। अब ये नवाब जो बना, ये भारतीय सब था नवाब, इसी का अंग्रेजी संस्करण नवाब बन गया। ठीक, उन्हें लोग अक्सर नए अमीर कहते थे, अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में, और समाज के नज़र में हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उनका क्या होता था, मजाक उड़ाया जाता था। ये नया नया जो अमीर बना था ब्रिटेन में जाकर, यहाँ से कमा कर रुपया जो ले गया था। अब आगे देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। अब शासन कंपनी के हाथ में आ गया 1757 से 1857 के बीच तक। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी के अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। उसने किसी भी भारतीय हाँ, वो सीधे सीधे नहीं कब्जा किया, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन का इस्तेमाल किया। और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज का तो मानो सीधा सीधा कब्जा हो गया पूरे भारत साम्राज्य पे, मतलब बहुत सारे भारत के हिस्से पे। बंगाल पे तो हुआ ही, लेकिन तय हो वो कैसे, और उसके बाद कैसे मतलब बहुत सारे भारत के हिस्से पे हुआ वो देखना बाकी है। कंपनी क्या करता था, हर एक रियासत, जितना बहुत सारे रियासत था उसमें क्या करता था, रेजिडेंट तैनात कर दिया जाता था। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। मतलब कंपनी के राजनीतिक और व्यवसाय का जो प्रतिनिधित्व कौन करते थे, ये रेजिडेंट, जो रियासतें में, उनका काम कंपनी के हितों का रक्षा करना और कंपनी को आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में भी दखल देना। अब रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारत के राज्यों के भीतरी मामले में भी दखल देने लगे थे कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाए,
इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी, हाँ, कई बार कंपनी ने रियासतों पर क्या किया, सहायक संधि थोपा। फर्स्ट तो रियासतों में रेजिडेंट लगा दिया और सहायक संधि, अब दोनों के साथ क्या किया, बहुत सारा हिस्सा पे कब्जा कर लिया। रियासतों के इस बंदोबस्त को लेती थी कि उसे अपने स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, सहायक सेना के रख रखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। सहायक सेना के रख रखाव के लिए वो कंपनी को क्या देती थी, पैसा, धन बहुत सारा क्या देती थी। उस कंपनी की तरफ से, हाँ, सुरक्षा, सहायक सेना के रख, ये सहायक संधि के तहत क्या करता था कि कंपनी का जो सेना होता था उसे सहायक सेना बोला जाता था। वो राजा महाराजा लोग रखते थे और उसे पैसा देते थे। देखो, सेना ही कंपनी का है, कंपनी के लिए काम भी कर रहा है और इस राजा महाराजा के लिए भी कर रहा है, यहाँ के नवाब के लिए भी काम कर रहा है और इसके बदले पैसा दे रहा था सबको। तो ये देखो कितना अंग्रेज चालाक है। कंपनी पैसा देता, वह कंपनी को पैसा देता था। अगर भारतीय शासक रकम, हाँ, अगर अब इस, यहाँ देखो ये कैसे रेजिडेंट है, ये सब रेजिडेंट है और ये नवाब खड़ा है सिजाउद्दौला और इसके पुत्र लोग, ठीक। बक्सर की लड़ाई के बाद संधि के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपने चीर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और ये रेजिडेंट, ये वो होता था, और सहायक संधि और रेजिडेंट वैसा सेना होता था कि सेना ब्रिटेन का है, पूरा डिसिप्लिन में रहेगा, पूरा मतलब उस सेना के लिए, उस राज्य के लिए लड़ेगा और उसको बहुत सारा रुपया अपना ये दे, कौन दे, वहाँ का नवाब दे। और अगर नवाब चूक गया तो उसके राज्य से बहुत सारा जमीन हड़प लेगा, कौन, अंग्रेज लोग, अंग्रेज के कंपनी लोग। और इसी तरह हुआ जब 1798 से 1805 में एक रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल आया, ठीक। उसने अवध के नवाब से 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया। क्यों कि नवाब सहायक सेना का पैसा देने में, अदा करने में चूक गए थे। नवाब किसी तरह सा इतना पैसा था नहीं कि उस सहायक सेना को पैसा दिए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाका छीन लिए गए थे। अब रेजिडेंट क्या होता था, रेजिडेंट अभी इसमें समझते हैं। एक जेम्स मिल था, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल था, जो कि स्कॉटलैंड का था और शास्त्री भी था, मतलब इकोनॉमिक्स का जानकार भी था। वो लिखता है, दरअसल रेजिडेंट ही रियासत का राजा होता था, नवाब राजा नहीं होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मानचाही निर्देश के तहत काम करने की, यहाँ निषेधाज्ञा का मतलब होता है निर्देश। हम उसे हस्तक्षेप की मानचाही निर्देश के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ, जब तक वहाँ के स्थानीय दब्बूपन, अधीनस्थ मतलब दब्बू मतलब वहाँ, जब तक वहाँ का राजा पूरी तरह से दब कर रहकर काम करता था, ठीक, और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार को माफिक काम करता था, तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह के घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मनाही है तो मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। टकराव और, हाँ, कहने का मतलब, जब तक ये यहाँ का नवाब उस रेजिडेंट का बात मान रहा है, उसके हिसाब से सब चीज़ काम कर रहा है, तब तक तो ठीक है, वो तब तक वो नवाब बना रहेगा। अगर उसका बात नहीं मान रहा है, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो टकराव करके नवाब का संपत्ति हड़प लेता था, नवाब ही बदल देता था। यही बात इसमें कहा गया, ठीक। हम्म अब आगे देखते हैं। कुछ ऐसे शासक भी था जो ये रेजिडेंट को रखने से इनकार कर दिया। वो शक्तिशाली शासक था कि नहीं, हम ये नहीं रेजिडेंट रखेंगे, हम अपना सेना खुद तैयार करेंगे, हम अपने हिसाब से। तो उसी में से एक टीपू सुल्तान भी है, मैसूर का है, ठीक, जिसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। इसके बारे में कहानी है कि ये मतलब एक बार युद्ध में शेर को मार दिया था, तब से इसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखा जाए, जब कंपनी अपने राजनीति और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो उसने कंपनी के ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राजा मैसूर का उदाहरण यह बात समझी जा सकती है।
हैदर अली शासनकाल 1761 से 82 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक, हैदर अली शासन 1761 से 82 और उनके, हाँ, हैदर अली का पुत्र, विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर क्या था? ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासतों के नियंत्रण में था। मालाबार तट पर जो व्यापार मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट पर जो व्यापार होता था किसके नियंत्रण में था? मैसूर की रियासत के नियंत्रण में था। जहां से कंपनी काली मिर्च, कंपनी क्या लाता था? काली मिर्च लाता था, ठीक है, और इलायची खरीदता था। हुआ क्या कि 1785 में टीपू सुल्तान इस पर बंद लगा दिया कि लकड़ी, काली मिर्च, इलायची नहीं भेजेंगे हम, नहीं देंगे अंग्रेज को, निर्यात नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से जो करना होगा करेंगे। सुल्तान के स्थानीय सौदागर भी कंपनी के कारोबार करने से, अब सुल्तान वहाँ का कौन? टीपू सुल्तान है। कौन? ये मैसूर का। अब वहाँ का जो मार्केट बिजनेसमैन है, अब सुल्तान का ही कोई ऑर्डर को फॉलो करेगा तो वो भी कारोबार करने से रोक दिया, ब्रिटेन के साथ नहीं करेंगे कारोबार। तो उसके बदले, ब्रिटेन के बदले वो फ्रांसीसी से दोस्ती बनाने लगा, फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया था। ठीक, और उनकी मदद से अपनी सेना का, फ्रांसीसी के मदद से ही अपने सेना का आधुनिकीकरण कर रहा था। सेना में नया नया हथियार ला रहा था, सेना को डिसिप्लिन बना रहा था, शक्तिशाली बना रहा था। ये सब चीज़ अंग्रेज देख रहा था। अंग्रेज को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हमें को उठा के पटक दे। ठीक। हम्म। अब सुल्तान की इस कदम को से अंग्रेज क्या हो गया? आग बबूला हो गया। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान में बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नजर आने लगा, कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, घमंडी है, खतरनाक है, कहीं हम ही को ना उल्टा पुल्टा कर देता अंग्रेज। इसलिए क्या क्या अंग्रेजों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज 4 बार जंग हुई। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज का कितना बार जंग हुआ? 4 बार। 4 बार जंग में, एक बार 67 से 69, दूसरा बार 80 से 84, प्रथम बार में तो अंग्रेजे सही में खत्म हो गया, मतलब हार गया। दूसरा बार में ये हारा, हैदर अली, मतलब हैदर अली का डेथ हो गया, मतलब घायल हो गया। तीसरा में जाकर मर गया था हैदर। 1790 92 में यही हारा टीपू सुल्तान। काहे हारा? मतलब अंग्रेज 2-3 राजाओं को अपने ओर मिला लिया था, अकेले मैसूर के ये था, तो ये हार गया, मतलब अपंग हो गया। और 1799 आते आते तो खत्म ही हो गया श्रीरंगपट्टनम के मतलब टीपू सुल्तान ही मर गया इसमें। ठीक, अब यही है। ये 4 युद्ध हुआ मैसूर के साथ, 1767 से 69। ठीक, 80 से 84, 90 से 92, 99, और ये आखिरी में हुआ तो आखिर श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिल ही गया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान क्या हो गया? मर गए। और मैसूर राजकाज पुराने, मतलब वडियार, वहाँ मैसूर का जो पुराना राजा वडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया। ठीक, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि, इसके साथ ही मैसूर पर क्या किया? सहायक संधि थोप दी गई। ये टीपू उनका खिलौना शेर था। ये कैसे, जो ये शेर को मारा था, और ये शेर कैसे इसको अंग्रेज को मार रही है, इस हिसाब से दिखाया जा रहा है। इस खिलौना को भी अंग्रेज उठा कर ले गया, विक्टोरिया के एल्बर्ट म्यूजियम में रखा। लंदन के स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में इस खिलौना पड़ा हुआ है अभी, टीपू का खिलौना शेर। वही टीपू की कहानी जो शेर मार दिया था इसमें बताया हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मराठों से लड़ाई। मराठों से कैसे लड़ाई हुआ अंग्रेज का। मराठा पढ़ने से पहले ये वाला एक फोटो देखो, ये कैसे टीपू सुल्तान के लड़का लोग का बंधक बना लिया। ये कोई अंग्रेज है जो फोटो, डेनियल आर्म फोटो बनाया है उस समय के हिसाब से। ठीक, अब ये हारा कहीं 1792 में अंग्रेज क्या किया था? मराठा को अपने मिला लिया था कि हम चलो टीपू सुल्तान को मार कर तुम हमको वहाँ, तुमको बहुत सारा क्षेत्र दे देंगे। हैदराबाद को, निजाम को अपने ओर मिला लिया था। कंपनी तीनों मिल कर लड़ा था, तब जाकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करना पड़ा था। अकेले अंग्रेज नहीं लड़ा था। इस संधि के तहत उनके 2 बेटे अंग्रेज के बंधक के रूप में चले गए। ठीक, ये चित्र देखो, मज़ा आ रहा है इसको अंग्रेज को बनाने में।
अब मराठा देखते हैं, मराठों से लड़ाई किसे हुआ। अब मराठों से लड़ाई, अब देखेंगे अंग्रेज और मराठा के बीच में कैसे लड़ाई होता है। ठीक, 18वीं शताब्दी के आखिरी कंपनी मराठों की ताकत भी काबू खत्म करने के बारे में सोचने लगा। मराठा तो स्ट्रांग था शुरू में, लेकिन हाँ, 1761 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति क्या हो गया, कमजोर पड़ने लगा। पानीपत की लड़ाई में जब उधर से भाग लिया था तृतीय में, तो मराठा का शक्ति टूट गया था, विकेंद्रित हो गया था। मगर स्थानीय सत्ता के रूप में, मतलब स्थानीय सत्ता के रूप में पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, वहाँ स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया, कई राज्यों में इन्हीं के मराठा बट गया था, कई राज्यों में बट गया था। कोई मगडोल में कोई सिंधिया था, तो कोई होलकर था, कोई गायकवाड़ था, कोई भोसले, जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक, सब सरदार का एक पेशवा होता था, मतलब सर्वोच्च मंत्री, साठ गांठ करके गठबंधन करके अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी राजमंडल के सदस्य पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक पेशवा इस राजमंडल के सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था, पुणे का सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा युद्धों और राजनीतिज्ञ थे। आखिरी के दो प्रसिद्ध मराठा युद्धों और राजनीतिज्ञ थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये दोनों काफी ठीक ना। ये हाँ, पुणे, ये पूना क्या था, पेशवा का केंद्र था, मतलब पूरा मराठा का पेशवा का केंद्र पूना था। ठीक, पौ से पेशवा, पौ से पूना, इसे भी याद रख। और लास्ट का जो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे, ये योग्य थे, योद्धा थे और राजनीतिज्ञ भी थे। अच्छा, मतलब दिमाग भी लगाते थे, राजनीति भी करते थे, युद्ध भी करते थे, तब तक तो ठीक था। इसी के कारण पहला युद्ध 1782 में जब सालाबाई के संधि के साथ खत्म हुआ। कौन संधि? पहला युद्ध 1782 में सालाबाई के संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। न तो उधर कौन जीते, न तो उधर मराठा जीता, ठीक है, सालाबाई, जिसमें कोई जीत नहीं, और न इधर अंग्रेज जीता। और दूसरा करीब 20 साल बाद, 21 साल बाद दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ 1803। ये 2 साल तक चला, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित, उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो जगह था, आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के हिस्सा में, इसमें अंग्रेज जीत गया कि बहुत सारा हिस्सा में, मराठा का बहुत सारा हिस्सा अंग्रेज के कब्जे में चला गया। और फिर बहुत दिन बाद 1817-19 में तीसरा अंग्रेज और मराठा का युद्ध हुआ। 1817 से 1819 में 2 साल बाद तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठाओं की सत्ता समाप्त हो गई। मराठा को इस तीसरा वार में क्या क्या हरा दिया गया पूरी तरह से। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए, पेशवा को पुणे से हटाकर कहाँ भेज दिया गया, कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पे भेज दिया गया। अब विंध्या के दक्षिण में, अब विंध्या के दक्षिण स्थित भूभाग पर भी किसका नियंत्रण हो गया था, कंपनी का। अभी मैप में नीचे थोड़ा समझेंगे, ठीक। अब ये अंग्रेज स्वराजता का दावा कर रहा था कि हम ही सबसे ऊपर है, हम ही सबसे सर्वोच्च है। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में स्वराजता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है। कंपनी का क्या दावा था, उसकी सत्ता ही सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। इसीलिए वो क्या, भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजी नीतियों में दिखाई देती रही। अब आगे देखिए, लेकिन यह प्रक्रिया, आप अपने आप को सर्वोच्च मानेगा तो कोई ना कोई तो रोक टोक करेगा है। तो उसी में रोक टोक करने वाले कित्तूर की रानी एक चिनेमा थी, ठीक। लेकिन यह प्रक्रिया बे रोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, अब अंग्रेज के कित्तूर, फिलहाल कर्नाटका में एक कित्तूर छोटा सा राज्य कब्जा में लेने का प्रयास किया अंग्रेज। तो वो रानी चन्नम्मा वहाँ के क्या किया, हथियार उठा लिया, ठीक, और इसको गिरफ्तार कर 1829 में जेल में डाल दिया गया, जहाँ उसका मृत्यु चन्नम्मा का हो गया। कित्तूर चन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार कित्तूर के ही एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से बहुत सारे ब्रिटिश शिविर
और दस्तावेज को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज पकड़ कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह अंग्रेज का विरोध हुआ, जो कि और भी आगे की किताबों में हम पढ़ेंगे। अब ये बात 1830 है। 1830 में रूस का, हाँ, कम दशक 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। रूस का प्रभाव, रसिया का प्रभाव बढ़ रहा था। वो सोचा कि कहीं भारत में भी ना आ जाए, हमें को हट भगा दे यहाँ से। तो इसी डर से उसने क्या किया कि कंपनी के भय था कि रूस का पूरे प्रभाव एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत में अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज ने क्या किया, अब उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम कहने का मतलब अगर ये एक सेकंड देखें इस टाइप का भारत, ये तो ये वाला हिस्सा से नियंत्रण क्या क्या स्थापित करना चाहता था। 1838 से 1842 बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ा और वहाँ सीधा अंग्रेज को तो सत्ता नहीं मिला, लेकिन अप्रत्यक्ष कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया। और यही 1843 में सिंध को भी क्या क्या कब्जा में ले लिया। कौन? ये अंग्रेज। उसके बाद अब पंजाब की बारी थी। अब ये वाला पंजाब की, भारत वाला हिस्सा पंजाब की बारी था। पंजाब, अब ये वहाँ का राजा होशियार थे, महाराजा रंजीत सिंह। जब तक रंजीत सिंह था तब तक कोई दाल नहीं गलने दिया गया। और ये जब इसकी मृत्यु हो गई 1839 में, उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज ने पंजाब को भी अधिग्रहण कर लिया। अंग्रेज किसका अधिग्रहण कर लिया? पंजाब को भी अपने अंदर ले लिया। विलय नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अधिग्रहण की आखिरी लहर, अधिग्रहण की आखिरी लहर कहाँ कब तक चला? विलय नीति। अब ये तो मतलब लड़ लड़ के ले रहा था, ये दिमाग लगाकर ये 18 की जो विलय नीति के अंतर्गत ये था, डलहौजी लाया था हड़प नीति, राजन हड़प नीति, जिसके अंतर्गत जिस राजा का अपना संतान नहीं होगा, मतलब किसी का एडॉप्ट किया हुआ संतान होगा, वारिस होगा, पुत्र होगा, तो उसको हम राजा नहीं मानेंगे। उसका राज्य स्वतः अंग्रेज के अंदर आ जाए, अंग्रेज सर कंपनी के अंदर आ जाएगा। यही बात नहीं, कोई पुरुष वारिस नहीं होगा तो उसका रियासत क्या होगा? हड़प लिया जाएगा। ठीक, तो इस विलय नीति के तहत डलहौजी सबसे पहले सतारा को हड़पा 48 में, फिर संबलपुर को हड़पा 50 में, फिर उदयपुर को 52 में, फिर नागपुर को 53 में, झांसी को, इस तरह हड़पते रहा। क्योंकि इस सबके साथ इस सबके पास अपना कोई संतान नहीं था, पुत्र संतान नहीं था, जिससे सत्ता अंग्रेजों के हाथों में क्या हुआ? चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। 1856 में कंपनी ने किसको? अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता के नवाब को शासन से आज़ाद कराने के लिए करथम। हाँ, अब आखिरकार 1800 सबसे अंत में डलहौजी ने इसको भी, अवध को ले लिया और तर्क दिया कि अवध को नवाब को शासन करने नहीं आता, कुशासन है कर रहा है, इसीलिए उसको हम अवध को भी कब्जा में ले रहे हैं। मेन मोटो तो उसका कब्जा करना था। अब वहाँ लेकिन अवध के जो नवाब था प्रजा से बड़ा लगाव रखता था, इसलिए प्रिय नवाब था, गद्दी से हटाया गया तो वहाँ के लोग को भी गुस्सा भड़क गया। और 1857 के विद्रोह में वहाँ के जनता भी, अवध के जनता भी अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठा लिया और महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये फोटो में दिखाया गया कैसे अंग्रेज एक एक करके कब्जा, जो लाल हिस्सा है क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। अच्छा, 1797 में सिर्फ ये पीला वाला हिस्सा अंग्रेज हुए। और ये कब का है? 1840 आते आते ये वाला हिस्सा अंग्रेज का था। ठीक, और 1857 आते आते ये पीला वाला हिस्सा, ये जितना पीला हिस्सा दिख रहा है वो सब इसके अंग्रेज के अधीन चला गया था। लगभग पूरा भारत पे ही कब्जा कर लिया था 1857 आते आते। अब नए, ठीक है,
नए शासन की स्थापना। अब हम लोग पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना। नए शासन किससे स्थापना हुआ, नया जो शासन व्यवस्था बना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 73 से 85, करीब 12 वर्ष रहे, 1773 से 85 तक। बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। कंपनी का ताकत खूब फैलाया कौन, ये गवर्नर जनरल जो थे, कौन, वारेन हेस्टिंग, 73 से 85 तक। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी, कंपनी न केवल बंगाल में, कहाँ कहाँ, बंगाल में ही नहीं, कहाँ का, बम्बई में और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर लिया। ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाई में बटे हुए थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश इलाके का प्रशासन किसमें बटा हुआ था, प्रेसिडेंसी के रूप में। मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी था 1773 से 85 के बीच में, एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। हर एक का शासन किसके पास होता था, गवर्नर के पास। और इस तीनों के सब ऊपर एक, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था, और बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर होता था उसी को गवर्नर जनरल बना दिया जाता था, तीनों का हेड। ठीक। अब वारेन हेस्टिंग जब ये गवर्नर जनरल बना तो कई प्रशासकीय सुधार किया, जिसमें से एक न्याय के क्षेत्र में, मतलब जो हम लोग कोर्ट में जाकर न्याय मिलता है उस क्षेत्र में। ठीक। वो कैसे, तो वो क्या किया, 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया, हर जिले में कितना अदालत होगा, हर जिले में 2 अदालत होगा। हर जिले में कितना अदालत होगा, तो 2 अदालतें होगी। एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी। फौजदारी जिसमें हाँ, फौजदारी अदालत जिसमें कोर्ट में जो मारपीट दंगा फसाद होता है वो केस लेकर आता है। दीवानी अदालत, हाँ, तो दीवानी अदालत क्या, जो दीवानी अदालत जिसमें टैक्स कलेक्ट करना, इस टाइप से, मतलब सिंपल झगड़ा झंझट। दीवानी अदालत के मुखिया कौन होता था, हेड कौन होता था, जिला का कलेक्टर, जिला में जो भी कलेक्टर है। और ये कलेक्टर कौन था, यूरोपीय, हाँ, यूरोप का, मतलब बेटे, मतलब अंग्रेज लोग। ठीक। कलेक्टर होता था। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। कौन कौन, मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की क्या करते थे, व्याख्या करते थे। इनके लिए, जिला कलेक्टर के लिए। फौजदारी अदालत, अब 2 अदालत है, एक फौजदारी एक दीवानी। दीवानी अदालत को कौन संभाल रहा था, कलेक्टर। और फौजदारी अदालत में नियुक्त था एक काजी और मुफ्ती। ठीक। काजी एक जज होता है, न्यायाधीश होता है, और मुफ्ती जो होता है काजी को, मतलब जो कानून का व्याख्या करता है वहाँ बैठ कर के, ऐसा कानून है, ये कानून का ऐसा है। मुस्लिम समुदाय से एक न्यायविद होता है जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर क्या करता है, फैसला सुनाता है। लेकिन ये सब काम किसके निगरानी में होगा, कलेक्टर के निगरानी में। ठीक। और कलेक्टर कौन है, दीवानी अदालत का हेड। कलेक्टर नाम से ही, दीवानी अदालत नाम से ही, वो दीवानी मतलब टैक्स कलेक्ट करेगा, कर इकट्ठा करेगा। ठीक। और भी काम करेगा, आगे बताएंगे। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में लौटा, 1773 से 85 में, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल के शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पे ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला। और महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ खराब आचरण यानी दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद के ऊपरी सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ क्या चलता था, मुकदमा चलता था। इसे क्या कहा गया, महाभियोग कहा गया। संसद उस व्यक्ति के खिलाफ क्या चलता था, मुकदमा चलता था, तो इसे क्या कहा गया,
महाभियोग दुराचरण का प्रयोग, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता था। तो कोई दुराचरण चाहे सही से नहीं काम करता था तो इंग्लैंड में जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब ऊपरी सदन में उसके ऊपर दुराचरण का अभियोग मतलब मुकदमा चलता था। इसी को क्या कहते थे, महाभियोग कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखें तो एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र का अलग अलग व्याख्या कर देता था। कोई कहता था कि धर्म ऐसे कहता है, कोई कहता था धर्म ऐसे कहता है, अपने में ही विभाजित था सब। ठीक, शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए क्या क्या समरूपता एक चीज लाने के लिए 1775 में 11 पंडित को भारतीय कानून को एक 11 पंडित को अंग्रेज उठाया एक भारतीय कानून को संकलन तैयार करने का काम सौंपा, जिसे एनबी हॉलैंड ने इस संकलन जब संकलन हो गया तो उसका अंग्रेजी में एक एनबी हॉलैंड हॉल हेड एनबी हॉल हेड ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ठीक, 1778 आते आते यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून का भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1778 आते आते मुस्लिम कानून का भी एक ऐसा ही संहिता लिखा तैयार कर लिया गया। ठीक, संहिता एक लिखा हुआ तैयार कर लिया गया। अब आगे देखें 1773 में क्या आया है कि रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके तहत नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, कलकत्ता में क्या हुआ, अपीलीय अदालत। ठीक, और सदर निजामत अदालत की, कलकत्ता में 2 अदालत, एक अपीलीय अदालत एक सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। अब इसमें होता क्या था कि भारतीय जिला में पूरे जिला में सबसे बड़ा अहदा कलेक्टर का होता था। कलेक्टर सबसे बड़ा, जैसे कि नाम से ही पता चलता, उसका मुख्य काम लगान, और उसका मुख्य काम क्या था, लगान मतलब टैक्स कलेक्ट करना और कर इकट्ठा करना। कर मतलब टैक्स इकट्ठा करना, लगान या वही लगान और कर इकट्ठा करना। और इसके साथ साथ इसका काम क्या था, न्यायाधीश जो जज होता है उसके मदद से और पुलिस के मदद से, पुलिस से काम लेकर, दरोगा से काम लेकर सहायता से कानून व्यवस्था को भी बनाए रखता था। कौन, ये कलेक्टर साहब। अब आगे देखें, उसके कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता व संरक्षण का नया केंद्र, सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र कौन बन गया, कलेक्ट्रेट ऑफिस। ठीक, कलेक्ट्रेट ऑफिस, ठीक, उसका कार्यालय। ठीक, अब जिसे पुराना सत्ता केंद्र, हाँ पुराना सत्ता केंद्र खत्म, हंसिए पे धकेल दिया गया। अब कंपनी का फौज पर है, कंपनी के साथ साथ फौज, कंपनी ने भारत में शासन के सुधार तो किया है, साथ साथ अगला काम मतलब फौज को भी अपना मजबूत करने का काम भारत में, असली सत्ता सैनिक की ताकत में थी। ठीक, ये तो इससे तो मतलब यहाँ के आम जनता को मतलब कंट्रोल किया, कानून, पुलिस, न्यायाधीश और कलेक्टर सब मिलकर टैक्स वसूला और आम जनता को कंट्रोल करे। और दूसरा हिस्सा होता है फौज का, जो कहीं युद्ध पे लड़ने जाएगा तो उसको भी मजबूत कैसे किया ये लोग। सबसे पहले मुगल जब आए थे तो वो मुगल क्या किए, सवार जो घोड़ा पे सवार होता था, उस घोड़ा पर बैठकर जो लड़ता था उस टाइप ऑफ सेना को एकत्र किए। ठीक, और बाद में उसी तरह पैदल जो सेना था वो उसी था, बट लेकिन वो उतना ज़रूरत नहीं था, ज़्यादा ज़रूरत घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित सेना का था, तो ज़्यादा इसी का भर्ती कर लिया अब मुगल लोग। और अब जब आगे समय बढ़ा तो इसका भी ज़्यादा उतना ज़रूरत नहीं रहा, ज़्यादा ज़रूरत हो गया जो बंदूक से यूज करते थे, जो मास्केट, तरेदार बंदूक और मैचलेक्स से लेंस होते थे। ठीक, जो कहाँ कहाँ लड़ने जाता थे दूसरे देश में, बर्मा में, अफगानिस्तान में, मिस्र में, ये ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़ने जाता था। मास्केट क्या होता था, तो तोरेदार बंदूक। ठीक, मास्केट पैदल सिपाही इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक है। और मैचलक क्या होता था, शुरुआत की दौर का बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ठीक, अब आगे देखें तो कंपनी के सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकता को ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब ये पैदल सैनिक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहा था, जो कि लेकिन बंदूक से लड़ता था। मास्केट और तारेदार बंदूक से, और मैचलक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अब ये फोटो में दिखाया गया है कैसे एक सेना जो है, ठीक, युद्ध करता था। मराठा मैसूर के युद्ध के बाद कंपनी अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने के, हाँ मराठा और मैसूर के बाद कंपनी ने घुड़ा का बला सेना भी मजबूत करने का हमें समझ में आने लगा था। ठीक,
क्योंकि पेशवार सिपाही सेना में खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपने समुदाय के सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वो कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहा था उनका सिपाहियों ने किस तरह 1857 के विद्रोह में सिपाही दुनिया का झलक दिखेगा। अच्छा से वो अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़े, निष्कर्ष थोड़ा निकलें। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में एक नया भाव 19वीं सदी की शुरुआत में यानी 1805 के आसपास से नया भाव तकनीक आने की यह प्रक्रिया तेज हुई। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीना का समय लगता था, जो भाप से चलने वाले जहाज से यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। 3 हफ्ते यानी 21 दिन में। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप 1857 आते आते भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।